नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल कहानी कैफ़े में फिर से एक बार। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, एक नया उपन्यास जो कि फिर से मुंशी प्रेमचंद जी का है, जिसका नाम है निर्मला। आपने शायद इस उपन्यास के बारे में पहले कभी सुना होगा, पर शायद आपको टाइम नहीं मिला होगा पढ़ने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊँगी क्या है निर्मला की कहानी और कैसे ये आगे बढ़ती है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी लड़की की आज कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना बुरी थी, ना कमज़ोर थी। बस किस्मत ने उसे ऐसी जगह रख दिया जहाँ भले इंसान भी टूट जाते हैं। यह कहानी है निर्मला की, एक लड़की जिसकी ज़िंदगी उसके हाथ में कभी थी ही नहीं। लेकिन इस कहानी में असली सवाल यह नहीं है कि निर्मला के साथ क्या हुआ, असली सवाल यह है कि यह होने दिया किसने। अब हम देखते हैं एक पृष्ठभूमि जहाँ उदयपुर का एक छोटा सा मोहल्ला है, वहाँ पर एक परिवार रहता था। बाबू उदय भान एक सरकारी मुंशी थे, ईमानदार, मेहनती और कम आमदनी वाले। उनकी पत्नी कल्याणी देवी घर को संभालने वाली, बच्चों को पालने वाली, और उनकी बड़ी बेटी का नाम था निर्मला। निर्मला 16 साल की थी। आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी ने दिया जलाकर अंदर रख दिया हो। हंसती तो पूरा आंगन गूंज उठता। पढ़ने लिखने में बहुत तेज, सपने देखने में और भी तेज। दो लड़कियां बैठी हैं और शाम की रोशनी में बैठकर खटिया पे बातें कर रही हैं। कमला पूछती है निर्मला से, दीदी तुम्हारी शादी होगी तो जाओगी ना हमें छोड़कर? निर्मला ने हंसते हुए कहा, अरे शादी तो होगी पर अभी नहीं कमला, अभी तो मुझे पहले पढ़ना है। अम्मा कह रही थी कि बाबूजी बात कर रहे हैं एक अच्छे लड़के से। कमला ने पूछा, लड़का कैसा है? निर्मला ने कहा थोड़ा सोचकर कि पता नहीं, बाबूजी ने ज्यादा बताया नहीं, बस कहा अच्छा घर है। कमला ने कहा अच्छा घर मतलब हवेली होगी और नौकर? निर्मला ने हंसकर कहा, अरे पागल कहीं की, मुझे नहीं पता। निर्मला को सच में नहीं पता था कि अच्छे घर का मतलब क्या होता है। उसे नहीं पता था उस मोहल्ले में अच्छे घर और अच्छे रिश्ते दोनों के अपने अपने हिसाब होते हैं। उन्हीं दिनों उदय भान को एक प्रस्ताव आया। मुंशी तोताराम एक वकील, उम्र में कुछ अधिक, पहली पत्नी गुजर चुकी थी, तीन बेटे थे, पर घर था, इज्जत थी, पैसा था। कल्याणी ने पूछा धीरे से, कितनी उम्र है उनकी? उदयवान जी ने कहा नजरें चुराते हुए, 45 के करीब होंगे। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो गया। कल्याणी ने फिर पूछा, और निर्मला? उदयवान ने कहा 16 की है। कल्याणी बोली नहीं। उदयभान थके हुए बोले, कल्याणी दहेज कहाँ से लाऊंगा? जो लड़के मेरी हैसियत के हैं उनकी मांगे देखो, 5,000 नकद, जेवर, बर्तन, मेरे पास क्या है? तोताराम ने खुद कहा है दहेज की जरूरत नहीं है। कल्याणी ने तेज आवाज में कहा, दहेज नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन बेटी ही दहेज है उनके लिए, जवान बेटी घर संभालने के लिए हम दे रहे हैं। उदयबान ने रुककर कहा, बस करो, मैं भी कहाँ खुश हूँ इस रिश्ते से, पर और रास्ता हो तो बताओ मुझे। यही पल था जब एक पिता की लाचारी एक बेटी की जिंदगी तय कर देती है, बिना उससे पूछे, बिना उसे बताए। निर्मला ने सब सुन लिया था। रात को जब घर सो गया, वह अकेली बैठी रही। दिया टिमटिमाता रहा और वह सोचती रही। निर्मला धीरे धीरे, धीमे धीमे, भावपूर्ण स्वर में मन में बोल रही थी, 45 साल, तीन बेटे, मैं उनकी पत्नी बनूंगी या उनके बेटों की माँ? बाबूजी ने मुझसे पूछा क्यों नहीं? जैसे उसने किताब बंद की वैसे ही उसे अपने सपने भी एक कोने में रख दिए, चुपचाप, बिना रोए। क्योंकि अच्छी लड़कियां रोती नहीं थी उस जमाने में, वो बस मान लेती थी। निर्मला ने बोला, अम्मा। कल्याणी ने बिना मुड़े बोला, हाँ बेटा। निर्मला ने बोला, वो तोताराम जी, वो कैसे हैं? कल्याणी भर्राई आवाज में बोली, तूने सुन लिया क्या? निर्मला ने शांत स्वर में कहा, हाँ मैंने सब सुन लिया। कल्याणी ने कहा आगे बढ़कर, गले लगाते हुए निर्मला को, कि मैं लड़ूंगी बाबूजी से, मैं नहीं होने दूंगी ये शादी। निर्मला ने माँ को थाम कर कहा, नहीं अम्मा, बाबूजी सही कह रहे हैं, दहेज हम कहाँ से देंगे और कौन लेगा मुझे बिना दहेज के? कल्याणी ने बोला, बेटा। शांत होकर निर्मला ने कहा, मैं राजी हूँ। तीन शब्द, और निर्मला की पूरी जिंदगी का फैसला हो गया। उसने खुद किया, इसलिए नहीं कि वो खुश थी, बल्कि इसलिए कि उसे किसी को दुखी नहीं करना था। यही तो था उसका स्वभाव, और यही उसकी ताकत भी थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब विवाह का दृश्य है। शादी हो गई। मोहल्ले ने बधाइयां दी, मिठाइयां बांटी गई। किसी ने नहीं पूछा कि दुल्हन की आंखें इतनी सोनी क्यों हैं।
तोताराम ने मृदु स्वर में कहा, घबराओ मत, मेरा घर अब तुम्हारा है। निर्मला ने उन्हें देखा। तोताराम बुरे आदमी नहीं थे, यह समझना जरूरी है। वे दयालु थे, शालीन थे, पर वो निर्मला के पति नहीं थे। ये उसके भाग्य थे, और भाग्य से प्रेम नहीं होता है, बस निभाया जाता है। मनसाराम ने बड़बड़ाते हुए अपने भाई से बोला, इतनी छोटी है, हमसे बड़ी भी नहीं। पहले दिन से ही निर्मला को एहसास हो गया कि इस घर में उसकी जगह कहाँ है और कहाँ नहीं है। कुछ दिन बीते, निर्मला ने घर संभाला, खाना बनाया, बच्चों का ध्यान भी रखा। तोताराम भी खुश थे, पर मनसाराम, बड़ा बेटा, उसे अजीब नजरों से देखने लगा था। वो नजरें जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं हो सकती थी, पर थी। और जिस दिन तोताराम ने वो नजरें देख ली, उस दिन उस घर में एक ऐसी दरार पड़ गई जो कभी नहीं भरी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ निर्मला की नहीं है, ये उन तमाम लड़कियों की कहानी है जिससे बिना पूछे उनकी जिंदगी के फैसले हो गए। मुंशी प्रेमचंद जी ने यह कहानी इसलिए नहीं लिखी कि आप रो दें, उन्होंने इसलिए लिखी कि आप सोचें, उस लड़की की मनस्थिति सोचें जिससे बिना पूछे उसको शादी करके ऐसी जगह भेज दिया गया जहाँ शायद उसका जाने का मन नहीं था। वो कैसे रहेगी, वो क्या करेगी, कैसे निभाएगी अपने ससुराल वालों से, अपने पति से और लोगों से, ये सोचा भी नहीं गया। बस एक जिम्मेदारी थी जिसे किसी तरह टाल दिया गया और दूसरे के हिसाब से मढ़ दिया गया। अच्छा, भाग दो में हम समझेंगे कि मनसाराम की वो नजरें क्या रंग लाएंगी, तोताराम का संदेह कहाँ जाएगा और निर्मला क्या आवाज उठा पाएगी। भाग दो का आप इंतजार करें, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। और मैं चाहूंगी कि आप इस कहानी पे बने रहें, भाग दो का थोड़ा इंतजार करें, और आपको पता चलेगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। पसंद आया अगर भाग एक, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय हिंद।